भूत, ये शब्द ऐसा है, काफ़ी मिस्टीरियस है। जो लोग इन पे विश्वास करते हैं वो मानते हैं, जो नहीं करते हैं वो इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो मौके जब कैमरे पे भूत कैद हुए। और ये फ़ोटोज़ ऐसी होंगी जिनको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फ़ोटोज़ बहुत पुरानी हैं। 1910, 1922, 1945, 1960, जब एडोबी फ़ोटोशॉप या फिर AI बना भी नहीं था। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये फ़ोटोज़ एडिट की हुई हैं। और इस वीडियो के पूरा क्रेडिट जाएगा ब्रैड स्टिगर जी को, जो कि एक अमेरिकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। काफ़ी साल तक इन्वेस्टिगेशन किया, बाद में अपनी किताबें भी लिखना शुरू किया इन्होंने। इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1936 को, डेथ हुई 2018 में। और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाएगा। मैं केवल इतना कर रहा हूँ कि इनकी किताब जो लिखी हुई है उससे घटनाओं को निकाल करके, उनकी तस्वीरों को निकाल करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहली घटना के साथ। पहली घटना है टेरी गैम्बिल की। टेरी गैम्बिल थे ब्रैड स्टिगर जी के दोस्त थे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, अमेरिकी ही थे। और इन्होंने अपनी इस घटना को ऐड करवाया है ब्रैड स्टिगर जी की इस किताब में। अर्ल नाम का एक लड़का था, अपने परिवार, माता पिता, भाई के साथ रहते थे। छोटा भाई था, तो एक ही घर में रहा करते थे। माता पिता की बहुत बनती नहीं थी, झगड़े होते थे। तो अर्ल के बचपन के दिनों से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसके घर में हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल, शावर अपने आप चालू हो जाना, पूरा टैंक खाली हो जाना पानी का, चाबियाँ अपने आप गुम हो जाना, और फिर 2 दिन बाद उसी जगह पे मिल जाना जहाँ से गुम हुई थी। और डांट पड़ती थी अर्ल और उसके भाई को। पिताजी काफ़ी डांटते थे कि ये बदमाशियाँ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन अर्ल और उसके भाई को तो पता था कि हम नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। झगड़े की वजह से अर्ल और उसके माता पिता का तलाक हो जाता है। और अर्ल को डाउट ये था कि हमारे घर में कोई बच्चा है जिसकी आत्मा हमारे घर में रहती है। तो ये शरारतें वो कर रही थी जो शावर अपने आप चालू हो जाता था। तो अर्ल की माता के जाने के बाद, घर से डिवोर्स जब हो गया, शरारतें काफ़ी बढ़ गई। जैसे एक रात हुआ कि अर्ल के पिता काउच पर सोए हुए थे, तो कोई आता है, ठक ठक करता है गेट पे। अर्ल के पिता उठ करके देखते हैं तो कोई नहीं था। तो अर्ल के पिता को लगता है कि कोई पड़ोसी रहा होगा, शरारत के लिए आया था, ठोक के भाग गया। इग्नोर कर देते हैं। जैसे गेट बंद करके पीछे मुड़ते हैं तो घर में लगा फर्नेस। आप जानते होंगे, फिल्मों में आपने देखा होगा, विदेशों में जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो घर में फर्नेस लगा होता है जहाँ आग जलती है। तो वो फर्नेस गर्मी के मौसम में बहुत तगड़े से जल रहा था। अब अर्ल के पिता किसको डांटे, क्योंकि बच्चे तो ऊपर सोए हुए हैं, नीचे वही थे। तो अर्ल के पिता को पहली बार डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर कुछ ही दिनों बाद अर्ल जब सोया हुआ था तो उसको ऐसा लगा कि मेरे बिस्तर से कोई निकला है, और गेट खोला रूम का, बाथरूम गया और वापस आया, फिर आके सो गया गेट बंद करके। तो अर्ल देखता है, यार ये तो मेरे सामने हुआ है। वो अपने पिताजी को बताता है। तो पिताजी थोड़ा सा चिंतित होते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले उनके साथ वो फर्नेस वाली घटना हो चुकी थी। तो उनको लगता है क्या किया जाए अब। तो ताबूत में कील एक ये घटना ठोक देती है, जब तीनों लोग बैठ करके नीचे सोफे पे टीवी देख रहे होते थे। अर्ल, उसका छोटा भाई, पिता। तो अर्ल के पिता बोलते हैं काफ़ी रात हो गई, जाओ लाइट बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, सो जाओ। जैसे अर्ल गया, टीवी बंद किया, लाइट्स बंद की और घूमता है वहाँ से वापस जाने के लिए, तो अपने आप टकाटक सब चालू हो जाता है। चालू होने के बाद तो अब तीनों सामने ही थे। अर्ल बोलता है, पिताजी देखिए स्विचेस तो ऑफ हैं, लाइट्स कैसे जल रही हैं। और अब इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो टेरी गैम्बिल, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अर्ल के पिता बोलते हैं, चलिए मेरे घर पे चेक करिए सर, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और टेरी गैम्बिल आते हैं तो कई जगह घर में कैमरे लगाए जाते हैं। कुछ कैमरों में कुछ कैद नहीं होता है सिवाय इस एक फ़ोटोज़ के। इस फ़ोटो में आप देखेंगे कि एक छोटे बच्चे की आत्मा थी जो कि सोफे पे लेटी हुई थी, और वो साफ कैमरे में कैद हुई थी। इसके बाद अर्ल की फैमिली ने वो घर ही छोड़ दिया। अर्ल जब बड़ा हुआ तो 12 साल बाद उस घर में दोबारा गया। वो घर खंडहर बन चुका था, कोई वहाँ नहीं टिक पाया था। उनके बाद जो फैमिलीज आई थी वो भी वहाँ रुक नहीं पाई थी, और वो छोड़ करके चले गए सब। और घर आज भी वैसे ही भूतिया बन के पड़ा हुआ है। दूसरी जो घटना लिखी गई इस किताब में वो है रेमंड बकलैंड जी का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि एक ऑथर थे, बहुत ही फेमस ऑथर थे, 38 किताबें लिख चुके थे और ब्रैड स्टिगर जी के दोस्त थे। तो दोनों को दोस्ती इसीलिए हुई थी कि दोनों किताबें लिखते थे और आपस में जान पहचान थी। तो 1970 में रेमंड बकलैंड न्यूयॉर्क छोड़ करके न्यू हैम्पशायर शिफ्ट हो जाते हैं और एक वहाँ पे पुराना फार्म हाउस खरीदते हैं, जो कि काफ़ी पुराना था, 1925 में बनाया गया था उसको। रेमंड बकलैंड जी साफ साफ लिखते हैं कि मुझे पहले दिन से पता था उस घर में हमारे अलावा कोई और रहता था। घर में सीढ़ियों पे किसी के चलने की आवाज़ें आती थी, रात को कोई अलमारियाँ पीटता था, दरवाजे पीटता था,
दोनों डरते थे। रेमंड बकलन जी भी डरते थे क्योंकि कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो थे नहीं जो इस चीज़ को संभाल सकते थे। ये नॉर्मल ऑथर थे, नॉर्मल किताबें लिखा करते थे, तो अपनी पत्नी के साथ रहते थे, काफ़ी डर जाते हैं इस चीज़ से। फिलहाल कभी भी उन आत्माओं ने इनको कभी हार्म नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये बुलाते हैं ब्रैड स्टिगर जी को कि भाई आजा घर में देख ले, कुछ है सीन मेरे। तो आए वो, उन्होंने चेक किया तो बोले कि ठीक है, मैं अगली बार आऊँगा तो अपने सारे इक्विपमेंट लेकर के आऊँगा, तब तक मैनेज करो। तो जब वो जाते हैं ब्रैड स्टिगर जी, उसके बाद जो घटनाएं होती हैं वो ये थे कि एक दिन बकलैंड जी सोए हुए थे, रेमंड बकलैंड जी सोए हुए थे, और उनके सामने जो अलमारी थी वो अपने आप खुल गई। तो रेमंड बकलैंड जी को लगा कि शायद खुली रही होगी पहले से और हवा बही है तो वो खुल गई। और फिर तभी देखते हैं कि 2 मिनट बाद ही खुली हुई अलमारी अपने आप बहुत तेज़ी के साथ बंद हुई। तो अब यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि नहीं, किसी ने खोला था और उसने अब बंद किया है। हालांकि डरते नहीं है क्योंकि रोज़ की घटना उनके साथ हो सकती थी कि कभी न कभी कुछ होता रहता था पैरानॉर्मल, इग्नोर कर देते हैं। कुछ दिन बाद ये सोए हुए थे, फिर से एक बूढ़ी औरत, काफ़ी सुंदर सी, किताब में ऐसा लिखते हैं कि काफ़ी सुंदर सी बूढ़ी औरत नीले कलर के कपड़े पहन करके उनके सामने खड़ी थी। इनकी आँख खुलती ही देखते हैं, डरते इस बार भी नहीं है, वो बूढ़ी औरत उनको देख के मुस्कुरा रही होती है और फिर थिन एयर, लिखते हैं कि हवा में ही गायब हो जाती है वो, और फिर दोबारा इनको नहीं देखती है। फिर से रेमंड बकलैंड जी को लेटर लिखते हैं कि भाई आजा। रेमंड बकलैंड आए, रेमंड बकलैंड जी लिखते हैं ब्रैड स्टिगर जी को लेटर कि भाई आजा, इस बार इक्विपमेंट ले करके आओ और चेक करो क्या है से। तो ब्रैड स्टिगर जी आते हैं और घर के कई जगह पे कैमरे लगा के फ़ोटोज़ लेते हैं। कुछ फ़ोटोज़ में तो कुछ भी नहीं था। एक फ़ोटो में ये एक क्लियर सूल, आत्मा, भूत दिखाई दिया जो कि सीढ़ी की जो बाउंड्री थी उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ रहा था और वो कैमरे पे कैद हुआ था। ये रही वो फ़ोटो। इस घटना के बाद भी जब फ़ोटो में चीज़ें क्लियर हो गई तो भी ब्रैड स्टिगर जी ने कहा कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घर मत छोड़ो। और रेमंड बकलैंड जी काफ़ी टाइम तक वहाँ साथ रहे अपनी पत्नी के, और कुछ घटना उनको होती रहती थी, नहीं भी होती थी, लेकिन इनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि जिससे इन्होंने कुछ फेस किया हो प्रॉब्लम, फाइनेंशियली या फिर हेल्थ इशू, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और वो काफ़ी टाइम तक वहाँ रहे। बाद में जब उनको नया काम मिला किसी दूसरे स्टेट में, तब वो घर छोड़ करके गए। उन्होंने कभी वो घर इसलिए नहीं छोड़ा कि उनको आत्माओं से डर लगा हो, भूत से डर लगा हो। चलिए चलते हैं अगली घटना पर। तो अगली घटना जो है वो है द अमिटाइली हॉरर। गूगल करेंगे ना तो कितना डरावना सीन था ये, कितना डरावना ये घटना था, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया था उनका नाम था पॉल बार्थोलोमेव, और उनके दोस्त थे ये ब्रैड स्टिगर जी जिन्होंने किताब लिखी है। तो पॉल जी ने अपनी घटना को शेयर किया था इनकी किताब में। तो हुआ ये था कि जॉर्ज नाम का एक आदमी सन 2002 में 27 दिसंबर को एक रेडियो अमेरिका में कोस्ट टू कोस्ट उस पर बैठ करके बोलता है कि हम उस घर में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, और जब हम भागे वहाँ से तो कपड़े तक ले जाने का मौका नहीं मिला, इतना डरावना वहाँ पे वो माहौल हो गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है, रिचर्ड नाम का एक आदमी था। 1974 में उसने अपने घर में अपने परिवार के 6 लोगों को कुल्हाड़ी से काट करके मार डाला था, और फिर उसको जेल हो गई थी और बाकी सब फिर आगे चला। तो अगले साल जॉर्ज ने, जो व्यक्ति रेडियो पे बैठ करके अपनी कहानी बता रहा था, इसने उस घर को $80,000 में खरीदा और रहना शुरू किया। उस घर की असली कीमत जो मार्केट वैल्यू थी वो $1,25,000 थी, लेकिन $1,25,000, और लेकिन इसको मिल गया था $80,000 में। तो इसको तो पता ही था, इसका प्लान ये था कि इसको पता था कि इस घर हॉन्टेड है, इसलिए मुझे सस्ते में मिला है, मैं जानबूझ करके वो घर को ले रहा हूँ। और इसका प्लान था कि घर में जाने के बाद हम किसी अच्छे प्रीस्ट को बुला करके घर का शुद्धिकरण करवा देंगे और आराम से रहेंगे। तो ये सीन हुआ था। फादर रॉल्फ पेरोकारा, ये नाम था उस प्रीस्ट का जिसको जॉर्ज ने बुलाया था घर का शुद्धिकरण करवाने के लिए। फादर 8-9 लैंग्वेजेस के विद्वान थे, ऑक्सफोर्ड से उनको लॉ की डिग्री मिली हुई थी, और वो आते हैं शुद्धिकरण करने का घर में। और जैसा जहाँ वो हॉली वाटर छिड़कते हैं हर कमरे में जा करके, तो जॉर्ज की फैमिली नीचे वेट कर रही थी, फादर गए हैं जल छिड़कने और ऊपर से आएंगे तो फिर पूछेंगे कैसे क्या। तो जब फादर सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, दुखी थे, चेहरा पूरा यहाँ से लाल हो चुका था। और नीचे आए तो जॉर्ज ने पूछा क्या हुआ फादर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, रोकना मत मुझे। जॉर्ज थोड़ा सा डरता है कि यार ऐसा क्या हो गया ऊपर की, फादर जिस लेवल, जैसे मतलब बड़े प्रीस्ट थे वो, उस लेवल का आदमी बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे रोकना मत यहाँ पे।
तो चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक टेलीविज़न था, टेलीविज़न ने फादर को कन्विंस किया, प्लीज़ आप हमारे टीवी पे आइए और बताइए कि अच्छा क्यों जनता इस केस के बारे में जानना चाहती थी। द अमिट एली हॉरर, जो मैंने आपको शुरू में बताया, इसको आप गूगल करिएगा, बड़ा फेमस किस्सा हो गया था उस टाइम का, जब रिचर्ड ने अपने परिवार के लोगों को मार डाला था। तो इसके पीछे काफ़ी दुनिया मतलब पड़ी हुई थी, पता चले कि क्या सीन था। तो फादर मान जाते हैं टीवी पे आने के लिए, आते हैं, बोलते हैं कि जब मैं उस कमरे में जल छिड़कने गया था होली वाटर, तो हुआ ये था कि पीछे से मुझे आवाज़ आई, गेट आउट, बाहर चले जाओ। काफ़ी गुस्से वाली आवाज़ थी वो, जैसे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ पे, लेकिन मैं ये कन्फर्म था कि कोई है जो मुझे यहाँ से हटाना चाहता है, मुझे निकालना चाहता है। मैं नहीं माना, मैंने जैसे ही जल छिड़का, उसने आ करके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़ोर से तमाचा मारा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि ये कौन कर रहा है, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी। और जब फादर लेवल के आदमी, मतलब प्रीस्ट लेवल के आदमी ये चीज़ टेलीविज़न पे बोलते हैं तो बवाल मचता ही है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। बाद में कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद, जिस हाथ से फादर ने जल छिड़का था वो हाथ पूरा इन्फेक्टेड हो गया था। डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर को समझ नहीं आया कि हुआ किस वजह से है। तो ये सीन हुआ था वहाँ पे। फिर उसके बाद समाज में बवाल मचा हुआ था कि प्रीस्ट लेवल का ये आदमी है, कैसे ऐसे बोल सकता है कि उसको किसी सोल ने, भूत ने मारा। तो पूरा इल्ज़ाम जाता है कैथी, जो जॉर्ज की पत्नी थी, और जॉर्ज के ऊपर इल्ज़ाम जाता है इन दोनों के ऊपर कि ये दोनों झूठी कहानी बता रहे हैं और प्रीस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रीस्ट भी पता नहीं किस चीज़ के दबाव में ये चीज़ आकर के बयान दे रहे हैं। तो इन दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, ये सब कुछ रिकॉर्ड में है, आप पढ़ेंगे, मैं आपको किताब का नाम दे दूंगा लास्ट में, आप पढ़ना इसके बारे में। तो इन लोग का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, टेस्ट पूरे महीने भर चलता है। 1979 जून में, 1979 का जून में पूरा इनका टेस्ट चलता है, अलग अलग कमरों में बैठा करके, कई बार दोनों को साथ, दोनों की जो कहानियाँ थी वो सच थी। लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लेते हैं दोनों। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने कैथी का अकेले किया था ये इन्वेस्टिगेशन। बाद में उन्होंने कहा कि ये महिला जिस ट्रॉमा से गुजर करके आ रही है, ये सब कुछ सच बोल रही है, इसकी जो कहानियाँ हैं उनमें मैंने कहीं झूठ नहीं पाया, ये बार बार उन्हीं चीज़ों को एक स्पेसिफिक डिटेल के साथ बता रही है, और ये ऐसा, इसके चेहरे का हाव भाव ऐसा है जैसे इसने सब कुछ झेला है। तो बात फिर आगे बढ़ती है कि नहीं, फादर भी सही बोल रहे थे, जॉर्ज भी सही बोल रहा था, उसकी बीवी जो कैथी थी वो भी सही बोल रही थी। फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है आगे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के जो आए थे सब लोग चेक करते हैं क्या सीन है। आप ये वो आखिरी रात थी जो जॉर्ज ने रेडियो पे बोला था कि हमको जब भागना पड़ा तो अपने कपड़े तक नहीं ले जा सके, ये वो घटना हुई थी। हुआ ये था कि जॉर्ज और उसकी बीवी कैथी दोनों बिस्तर पे लेटे हुए थे, रात का समय था, बातें कर रहे थे। अचानक जॉर्ज की बीवी कैथी शांत हो जाती है, एकदम कुछ बोलती नहीं है, फिर खड़ी होती है। जॉर्ज उसको देखता रहता है, वो खड़ी होती है, उसके सामने से खड़ी हुई, पूरा उसका बाल वाइट हो गया, देख आंखों के सामने बाल वाइट हो गया, वो बूढ़ी औरत में पूरी बदल गई और फिर गिर के बेहोश हो गई। 2 से 3 दिन लगे कैथी का वो स्वरूप उतरने में, लोग वेट कर रहे थे, धीरे धीरे उसका जो बूढ़ापन वाला चेहरा था वो सही हो रहा था। 3 दिन लग गए कैथी को कैथी बनने में, उस बूढ़ी औरत के जो ट्रांजिशन जो हुआ। उसके बाद जॉर्ज और कैथी कपड़ा तक नहीं पैक करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे वो आए और चेक किया, फ़ोटोज़ ली गई, तो एक फ़ोटो में ये देखने को मिला कि एक आत्मा, एक भूत या एक प्रेत, झूमर था घर में, जो झूमर नहीं होता जिसमें लाइट लगी होती है, उसको पकड़ करके ज़ोर ज़ोर से झूल रही थी, और वही आत्मा थी जो घर के झूमर को हिलाती थी, जो पहली बार कैमरे पे कैद हुई थी। ये रही वो फ़ोटो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी रिसर्च किया मैंने, पहली बात किताब खोजने में काफ़ी टाइम चला गया कि कैसी ऑथेंटिक किताब मिले जो किसी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने लिखी हो, उसमें सबूत हो, फोटोज़ हो। तो ये किताब थी, इसको खोजने में टाइम लगा, फिर कंटेंट बनाने में जो मेहनत गई। अगली वीडियो आपको और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि इस डॉक्टर ने पीएचडी किया था उन्होंने, तो मेडिसिन वाले डॉक्टर नहीं, पीएचडी वाले डॉक्टर थी एक्चुअली। तो उनका रिसर्च था, उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च किया था कि जब मरीज अस्पताल में होता है तो जब उसकी आत्मा निकलती है तो क्या किसी ने कभी महसूस किया, किसी नर्स डॉक्टर ने। तो लगभग 1000 के ऊपर डॉक्टर्स और 1800 के ऊपर नर्स, उनसे ये चीज़ें पूछी गई थी, और जो रिज़ल्ट आया था बहुत ही हॉरिफिक, डरावना था। वो वीडियो में लेकर आऊँगा कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।